Hello, veterans, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि OROP का काउंटडाउन शुरू। अब वो 7 तारीख से चला हुआ है। अब देखो कब आता है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। कल मेरे कुछ व्यूअर्स के कमेंट आए हुए थे। एक मेरे व्यूअर ने पूछा था कि मैंने जो टॉरस आराम गृह का जो जानकारी दी थी उसमें कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रिंट मैंने वहाँ से फ़ोटो लेकर के डाला था उसमें जो फ़ोन नंबर है वो गलत लिखा हुआ था। रेड इंक में मैंने उस सही नंबर को लिखा हुआ है। 280 की जगह 208 है। आप फ़ोन कीजिए, उठाएंगे। वो बिजी रहते हैं, वो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी आपको परेशानी हुई हो। एक और मेरे व्यूअर हैं, मेरे वीडियो क्या बने, कुछ लोगों को मिर्ची लगने लग गई। एक व्यूअर लिखते हैं, मैं तो ये सोचता था आदमी आर्मी में जाकर के फिजिकली रोबस्ट होता है तो मेंटली भी रोबस्ट होता होगा, इमोशनली भी होता होगा, कल्चरली भी होता होगा, यानी उसके संस्कार जो होते हैं वो आम आदमी से अलग प्रकार के होते हैं। वो श्रीमान जी कमेंट करते हैं कि आप वीडियो बनाना बंद कीजिए, आप वैसे ही बुड्ढे हो चुके हो, खांस रहे हो आप, और पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें कर रहे थे। मैं श्रीमान जी आपको बताना चाहूँगा, मेरे वीडियो ऐसे ही चलेंगे। और अभी तो मैंने किया ही क्या है, अभी तो आगे जब धागे खोलूँगा तो आपको और ज़्यादा मिर्ची लगेंगी। आप जिस भी पार्टी से बिलोंग करते हो और यदि आप जंतर मंतर पर बैठे हुए हो, हम जानते हैं एक एक की जो नब्ज है उसके नेचर को हम पहचानते हैं। आपके इन फालतू कमेंट से मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको आगे एक और बताना चाहता हूँ कि ये कुछ फिगर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये है एक्स सर्विसमैन पॉपुलेशन स्टेट एंड यूटी वाइज, और ये अप्रैल 2022 के लिए हुए फिगर हैं। अभी अभी एक केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने KSB गाइड 2022 के नाम से किताब निकाली है। उसमें संपूर्ण जो विवरण है केंद्रीय सैनिक बोर्ड या एक्स सर्विसमैन से संबंधित बातें सब कुछ दे रखी हैं। किस प्रकार KSB का गठन है, किस प्रकार राज्य सैनिक बोर्ड का गठन होता है, किस प्रकार जिला सैनिक बोर्ड का गठन होता है, क्या क्या इनके कर्तव्य हैं, किनका इस प्रकार कंपोजिशन होता है। उसी किताब में से मैंने ये देखा कि हमारी जो एक्स सर्विसमैन की पॉपुलेशन है स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज कितनी है। तो आप देख सकते हो कि पहले आपको सीरियल दे रखे हैं 1 2 3 4 और ये 34 तक जाते हैं। इसमें आपके 30 तक यानी 30 तक स्टेट्स हैं और उससे आगे आपके 31 32 33 और 34 ये आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। इसका मतलब भारत सरकार के जितने भी स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज हैं उसकी लिस्ट उस किताब में दे रखी है और वहीं से मैंने इसको लिया है। पहले तो मैंने उसका फ़ोटो लिया था लेकिन वो प्रॉपर नहीं आ रहा था, फिर मैं कंप्यूटर पर बैठा और बैठने के बाद मैंने ये सारी फिगर यहाँ पर डाली हैं। तो ये बताता है कि ये स्टेट वाइज कितने एक्स सर्विसमैन हैं और कितनी विडोज हैं। आजकल हम विडोज को वीर नारीज कहते हैं, लेकिन वहाँ विडोज लिखा हुआ है तो मैंने भी यहाँ विडोज लिख दिया। और इनका टोटल कितना है आप देखोगे कि यहाँ एक्स सर्विसमैन अलग कलर में है, विडोज अलग कलर में है, टोटल अलग कलर में है, क्योंकि आपके पढ़ने की दृष्टि से मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है। अब जब हम इनका टोटल देखते हैं तो ये बैठता है 33,69,022। ये बहुत बड़ी फिगर है। और यदि किसी को ये इंटरेस्ट है कि हमारे स्टेट में कितने एक्स सर्विसमैन हैं, कितनी विडोज हैं, तो जानना चाहिए। दूसरे स्टेट में कितने हैं तो ये भी जानना चाहिए। हमारा साइज क्या है हमें ये भी जानना चाहिए। तो हमारे जो एक्स सर्विसमैन के ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं वो भी बने हुए हैं, वो भी वेलफेयर काम में लगे हुए हैं। यदि हमारा ये आकार है, यदि ये स्वरूप है और हमारी कोई बात नहीं मानता है तो इसका मतलब यह है कि हम में कहीं कमी है। हमारे मुट्ठी भर लोग इस 33 लाख से ऊपर लोगों को सुबह से लेकर शाम तक मिसगाइड करते हैं और उनका टॉर्चर करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। फर्क सिर्फ इसलिए है कि हमें पता नहीं है कि हमारी आकार क्या है। ये लगभग वैसे ही है जैसे एक हाथी चलता जाता है, उसे अपने आकार का पता नहीं है
और चलता जाता है बिना स्वरूप आकार को पहचाने हुए, और कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन उसे कोई चिंता नहीं होती है, वो चलता जाता है। यदि हाथी को ये पता चल जाए मेरा आकार क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी योग्यताएं क्या हैं, तो जितने भी कुत्ते हैं ना, एक भी नहीं भौंके। ये सिर्फ इसलिए भौंक रहे हैं कि हाथी के आकार को पता नहीं है। यदि 33 लाख सैनिक, 33 लाख सेवानिवृत्त सैनिक, पूर्व सैनिक हमारे पास हैं, तो ये इतनी बड़ी संपदा है कि हम किसी के ऊपर नहीं, हम अपने आप ही इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, इतनी बड़ी काबिलियत खड़ी कर सकते हैं, इतनी बड़ी सहूलियतें पैदा कर सकते हैं कि जिसकी आप सोच भी नहीं सकते हो। मैंने सोचा कि सबसे बड़ी कमी पूर्व सैनिकों के पास, खास करके JCOR के पास पैसे की होती है, फाइनेंस की होती है। इसलिए हम ना तो AFT जा पाते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट जा पाते हैं, ना हाई कोर्ट जा पाते हैं, और बड़ी मुश्किल से जो हमारे चंदा वगैरह होते हैं ESM ऑर्गेनाइजेशंस के, हम उनसे ही ये काम चलाते हैं या फिर अपने व्यक्तिगत पैसे से जाते हैं। यदि हमारे पास पैसा हो तो स्वाभाविक सी बात है, हम AFT भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम कीमती वकील भी हायर करेंगे और हम अपने आप में इतने सक्षम हो जाएंगे। तो मैंने सोचा ये 33 लाख में जो जितने भी JCOR है, कम से कम 30 लाख होंगे, 3-1 लाख से ऊपर 4 लाख ऑफिसर्स होंगे। तो सब लोगों से, जितने भी ESM ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलकर के एक व्यवस्था बनाएं कि हर व्यक्ति से हर माह 10 रुपये प्रति माह का कंट्रीब्यूशन लिया जाए और वो वहीं काट लिया जाए जहां से हमारा पेमेंट होता है, और इसका एक अकाउंट बनाया जाए। तो एक माह में 30 लाख का 3 करोड़ रुपए बनता है। 33 लाख का, हम 30 लाख का ही लेते हैं, हम JCOR का ही लेते हैं, 3 लाख रुपए बनता है, और एक साल का 36 करोड़ रुपए बनता है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इस रकम से हम अपना पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ESM ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, या तो घरों से चलते हैं या हमारे पास ऑफिस नहीं है। केवल एक जो ऑफिस है जो भारत सरकार ने दिया हुआ है वो है IESL, ऑफिसर्स के लिए है, वो इंदिरा गांधी के टाइम से दे रखा है। वहाँ ये लोग बैठते हैं, वहाँ ये काबू कर रखा है, ऑफिसर्स का है, वहाँ इन्हीं की चलती है, ये अपना काम वहाँ से कराते हैं, और इन्हें जो कुछ देना होता मुझे पता नहीं कैसे करता है, लेकिन इनको दे रखा है वहाँ पर, और किसी के पास नहीं है, और उसका ये नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। तो हम यदि इस पैसे से सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें वहाँ जहाँ AFT है, आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, और हमारा कोई भी केस होता है हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधे AFT जाएं, कलेक्टिवली केस डालें, पैसे आपके पास होंगे और आप केस लड़ोगे। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तंत्र बनाया जाए, बैठने को जगह बनाई जाए, कंप्यूटर रखे जाएं, लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, तो ये सब हो सकता है। मैंने देखा था कि उसमें जो जिला सैनिक बोर्ड है, इवन राज्य सैनिक बोर्ड और आपका जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, इसमें सब में एक JCOR में से एक नॉन ऑफिशियल व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में, वो जिला सैनिक बोर्ड में बैठा हुआ है। जिला सैनिक बोर्ड की सब जगह बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंगों में से ही हम, क्योंकि वहाँ पर हमारा नॉन ऑफिशियल पर्सन है, एक ऐसे आदमी को वहाँ अपॉइंट किया जाए जो ये कहे कि हाँ मैं इनकी सेवा करने को तैयार हूँ और मुझे किसी प्रकार की चीज़ नहीं चाहिए, और वहाँ से उसको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा दी जाए, या फिर आपके जो जीवन प्रमाण पत्र हैं या कई प्रकार की जो चीज़ हैं उनकी फीस रख दी जाए, उस फीस को लिया जाए और उस फीस से उसका काम चलाया जाए, और एक चतुर आदमी जो अच्छी तरह से कंप्यूटर के बारे में जानता है इसके बाद उसको बिठा दिया जाए, तो हमारी जो स्पर्श की समस्या आएंगी ये हम बड़े आराम से हम जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं, यदि बैंक वाले भी नहीं माने। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात कह रहा हूँ, क्योंकि समस्या ये है कि जितने भी ESM ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जब पैसा आएगा स्वाभाविक सी बात है कुछ लोग इसका नज़र भी फेर देगा। तो यहाँ ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि सारे के सारे जितने भी ESM ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपस में मिलें और एक व्यवस्था बनाएं, और उस व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार के लोगों को सामने लाएं जो ये कहें हाँ मैं केवल और केवल पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए हूँ, मैं किसी प्रकार का खर्चा नहीं लूँगा, न मेरे आने का न मेरे जाने का, और केवल ईमानदारी से काम करूँगा, और यहाँ के जो फंड्स हैं उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको प्रयोग में लाया जाए, और इसका गवर्नमेंट का ऑडिट हो, और गवर्नमेंट का ऑडिट होने के बाद एक सही प्रकार के लोग होने के बाद यदि आप पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैला पाते हो
तो स्वाभाविक सी बात है आप एक दूसरे से जुड़ भी जाते हो, आप बात भी करोगे। और कोई भी सरकार हो, चाहे ये सरकार हो और चाहे दूसरी सरकार आए, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार ने भी 45 साल तक रुलाया था। अब ये नोटिफिकेशन दे करके हमें नोटिफिकेशन OROP नहीं दे रहे, ये भी रुला ही रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए रुला रहे हैं, इनको पता है कि हम डिवाइडेड हैं, हम एक जगह नहीं हैं। और कुछ हम में से छुटभइये अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, कुछ जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, वो भी अपना ही करिश्मा दिखा रहे हैं। ये भी करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे। केवल और केवल आप जब हो पाएगा जब आप अपनी 33,69,022 की स्ट्रेंथ को पहचानोगे, अपने स्वरूप को पहचानोगे, अपनी योग्यता को पहचानोगे, आप इसमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करोगे। और आप निश्चित समझ लेना, इसमें से कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिनको पैसे की लौट करके जरूरत होगी। 1 से 20 रुपये प्रति साल यदि मेरे सैलरी से कोई काटता है तो स्वाभाविक सी बात है मैं उसका रिटर्न नहीं चाहूँगा। लेकिन हम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनके बच्चों को पैसे की ज़रूरत है, उनके जो विधवाएँ हैं, जो वीर नारी हैं, उनको ज़रूरत है, उनकी हम सहायता भी कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट जो पेनरी के नाम पर, ऑर्फन के नाम पर, ये छोटे मोटे पेमेंट जो करती है मैरिज ग्रांट के नाम पर, हम एक ऐसे शक्तिशाली संगठन के रूप में आएंगे कि हम खुद ही उन खर्चों को उठा लेंगे। लेकिन ये काम होगा तब जब हमारे सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे होकर के इन कामों को करेंगे। अब भी वो काम कर रहे हैं, अब भी वो वेलफेयर का काम करते हैं, हमारा भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम वेलफेयर के काम करते हैं, हम पॉइंट उठाते रहते हैं। लेकिन हमारे पास, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक सिद्धांत है कि जितने भी ऑफिस बियरर हैं उन्होंने ही पद ले रखा है, उन्होंने कह दिया कि हम कहीं भी जाने आने का, ट्रैवलिंग, ट्रेन का खर्चा जो भी होगा, चाहे हम AGM में जाएं या कहीं भी जाएं, हम अपने पॉकेट से खर्चा करते हैं। हमारा जितना भी पैसा है वो सब FD में पड़ा हुआ है। केवल और केवल हम AGM का जो खर्चा होता है वो अपने खाते से, कलेक्टिव खाते से लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। इसी प्रकार के लोग पूरे देश में बहुत सारे मिल जाएंगे। और केवल JCOR का बनाएं, और यदि कोई ऑफिसर्स इसमें सेवा करने आते हैं तो उनको सिर्फ एक इस रूप में लिया जाए कि हाँ भैया आप सेवा करोगे, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं करोगे और इसको मैनिपुलेट नहीं करोगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स मिल जाएंगे, बहुत सारा आपको पैसा आएगा। और पैसा यहीं से नहीं आएगा, यदि आप शक्तिशाली रूप में उभर करके आते हो तो पैसा आपको डोनेशंस के रूप में भी आएगा। और जिस दिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रूप से, फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो जाओगे, केवल सैनिकों के वेलफेयर के लिए नहीं, वेलफेयर के लिए, केवल उसके लिए नहीं कि पॉलिटिक्स करने के लिए या उल्टी सीधी बकवास करने के लिए, केवल उसका उद्देश्य यही होना चाहिए। फिर देखना आपका स्वरूप क्या बदलता है, आपकी बातें कैसे मानी जाती हैं। और ये बातें तो आपको तभी मानी जाएंगी जब आप शक्तिशाली होकर के दिखाओगे। तो मैं तो सभी ESM ऑर्गेनाइजेशन से यही अनुरोध करूँगा कि ये नफरी देखने के बाद आप सारे एक मंच पर इकट्ठे हों, आपस में बात करें, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। और मुझे नहीं लगता कोई भी एक्स-सर्विसमैन 10 रुपये प्रतिमाह, यानी एक साल में 120 रुपये प्रतिमाह देने से हिचकेगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बहुत से तो ऐसे होंगे इससे भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देंगे। और जिस दिन आपके पास फंड होगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में होगा, जगह जगह आपके कंप्यूटर लग जाएंगे, इवन जिला सैनिक बोर्ड तक भी लग जाएंगे। आपको तो वहाँ से मिल सकता है जब तक ये वो नहीं बनते हैं आपके खुद के दफ्तर, जिला सैनिक बोर्ड में भी आप अलॉट करा सकते हो। तो इस सारी जो समस्या आएंगी, एक्सपर्ट्स की समस्याएं आ रही हैं, या आज OROP की समस्या आ रही है, या कई प्रकार की समस्या आती हैं, आप निश्चित समझ लेना कि सारी समस्याएं खत्म होती जाएंगी। और मैं एक बताऊं बात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नफरी है एक्स-सर्विसमैन की वो है उत्तर प्रदेश में, और सेकंड नंबर पर पंजाब आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विस्मित मुझे किया किसने, कि जब मैंने केरल में देखा, केरल है यहाँ पे एक छोटा सा राज्य, और पूर्व सैनिकों की जो नफरी है वहां पर है 2,47,951। कमाल का उत्साह है, कमाल का उमंग है केरल के रहने वाले लोगों में आर्मी के प्रति। तो आप इस स्वरूप को पहचानें, अपने स्टेट में कितने एक्स-सर्विसमैन हैं, पूरे देश में कितने एक्स-सर्विसमैन हैं, कितनी वीर नारीज हैं, आप उनको पहचानें और अपने स्वरूप को पहचानें। हम तो उनको पता ही रहें, क्योंकि मैं कोई इसमें सामर्थ्य नहीं हूँ कि मैं किसी से बात करूँ और सारा कुछ हो जाए। ये तो केवल और केवल जो ESM ऑर्गेनाइजेशन हैं, खास करके JCOR के, और सारे इकट्ठे हों और इस प्रकार का अपना फाइनेंस से मजबूत हों, इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत हों, जिससे आपकी बात सुनी जा सके और आप ये सारी बातें कर सको। अदरवाइज आप निश्चित समझ लेना हमारी जो आज परिस्थिति है इससे भी ज़्यादा बदतर परिस्थिति होने वाली है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे समय में या मेरे बाद आएगा जरूर कोई न कोई, जागेंगे जरूर लोग बाग, और जब जागेंगे
तो ऐसे जागेंगे कि इनकी सारी समस्या ही खत्म हो जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।